जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, 6 क्लास की चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। 8 में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो भी क्लासेस है उसका अपलोड है, वो सब देख सकते हैं, आप सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 8 में कौन कौन से क्वेश्चन बनाए गए हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक जो थे एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध को क्या किया था, त्याग किया था। ओके, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 2300 ईसा पूर्व, 2300 साल पहले। ओके, 2300 साल पहले की बात कही जा रही है। तो उसमें मौर्य काल के जो संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर ए है आपका बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए आपको यदि नाम भूल भी जाए तो देखिए मौर्य लगा हुआ है। ठीक है, तो मौर्य अगर मौर्य वंश है तो उसके जो ना टाइटल में मौर्य जरूर होगा, ये ध्यान में रखना आपको। तो देखिए इस चारों ऑप्शनों में केवल एक ही जगह पे मौर्य का टाइटल है, ये भी हमें ध्यान रखना। आपको बिना याद मतलब याद नहीं रहा तो इस तरह से आप टिक लगा सकते हो, और हमें याद होना ही चाहिए ये मौर्य साम्राज्य कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहा जाता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी, आपको बताना है कौटिल्य ने की थी। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। देख कौटिल्य जो थे एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था, उनका नाम क्या है। जैसे अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान कुंतलम। देखिए कौटिल्य जो है ना वो अर्थशास्त्र के लेखक थे, अर्थशास्त्र के जो है ना ज्ञातक थे। तो वो अर्थशास्त्र के लेखक लिखे थे कौन, कौटिल्य। कौटिल्य जो है प्रसिद्ध पुस्तक क्या थे लिखे थे, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। तो इस तरह से भी हमें ध्यान रखना है ना। तो चलिए आगे क्या कहा जाता है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ओके, और ये मालविकांतरम और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ना ये कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए मौर्य साम्राज्य में जो ना 3 ऐसे शासक हुए जो काफ़ी ज़्यादा योग्य थे, और उसको हम लोग यानी क्रम वाइज हम लोग लिखना है, यानी कि पोता फिर बेटा, बाप फिर बेटा, इस तरह से हमें लिखना है। जिस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर में है चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त बिशोर, ये उल्टा हो गया। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। अशोक तो सबसे पहले तो अब आना ही नहीं था, ये तो हद ही है। देखिए ये भी हमें ध्यान रखना आपका। देखिए इसमें भी कैसे चूज कर सकते हैं हम सब इसको भी बताते हैं कैसे चूज करना। जैसे हम लोग को याद क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। सबसे पहले तो मौर्य चंद्रगुप्त आ जाएगा। चंद्रगुप्त जिसमें है देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी ये दोनों में नहीं है पहले, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, पहले ही छटैया हो गई है ना। तो उसके बाद कहा जाता है मौर्य वंश के 3 शासक जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है अशोक नहीं आया था, बिंदुसार आया था। तो ये बिंदुसार यहाँ उल्टा कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, इस तरह हमें ध्यान रखना, ऐसे हम लोग डिटेल से भी जानते पढ़े थे है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरे सॉरी, कहा जाता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, साक्षी। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और जैसे उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाना जाने वाला मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिण भारत जाने के लिए रास्ता में पड़ता था। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित स्थानों पर कौन सा अशोक शिलालेख प्राप्त हुए। अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे कौन कौन से स्थानों से, कंधार, ब्रह्मगिरी, जोंगर, गिरनार, लुम्बिनी। देखिए ये अशोक के शिलालेख जो है ना सभी जगह से मिले थे, कंधार से भी मिले थे, ब्रह्मगिरी से मिले, जोंगर, गिनार और लुम्बिनी। देखिए मतलब एक से एक दो तीन चार पाँच, चार सभी के सभी इसमें जहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाँचों के पाँचों जो है ना यहाँ से पाँचों जगहों से क्या हुआ है, अशोक की शिलालेख हमें ज्ञात हुई प्राप्त हुई है।
ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर और नजराना क्या थे उसके बारे में बताना है। देखिए, कर अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे ना, अनियमित रूप से नहीं किए जाते थे। और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था ना, ये भी गलत है, यानी कि दोनों के दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ना तो एक ना तो दो, कोई भी नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, यहाँ लिखा गया तो अनियमित ढंग से, यहाँ नियमित होनी चाहिए, है ना। और वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। देखिए, उल्टा कर दिया था, राज्य जो है ना नियमित रूप से नहीं बल्कि अनियमित रूप से, और कर जो थे वो नियमित रूप से लिए जाते थे। इसका सही इस तरह से आंसर होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया था, इसलिए दोनों के दोनों क्या है, गलत है। और ऐसे नजराने विविध चीज़ों के रूप में प्रायः ऐसे लोग से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। कहा जाता है मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। उसके बाद कहा जाता है यहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। ये तो दोनों के दोनों सही है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों था, एक और दो दोनों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना का है। कहा जाता है मौर्य प्रशासन छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया था। मौर्य प्रशासन जैसे हम लोग शुरू में ही देखे थे, इसकी राजधानी इसके बाद कहाँ कहाँ पे इसे शासन किया था, ये तो है तक्षशिला पर, उज्जैन पर और इस सभी पे शासन किया था। ठीक है, और मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, ये भी सही है। और प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों का नजराना भेंट दिया जाता था, ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 में जिस जहाँ है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए, इसको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से लेखक आए थे, तो आपका मेगास्थनीज है। और चंद्रगुप्त के दरबार में ऐसे कौन, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, एक ही क्वेश्चन में कितना आंसर मतलब क्वेश्चन बने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा कौन था, मतलब यूनानी जो है ऐसा कौन सा राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर था। और ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ के था, पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा थे। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो हमें सब कुछ को ध्यान में रख के चलना है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सम्राट की जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था, और उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे, कुछ अंगरक्षक पैरों से लेकर चलते थे। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे हुए थे। देखिए, ये तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर सही है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सम्राट की जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाता था। सम्राट जो है, देखिए आप मूवी में भी देखे होंगे, जब भी सम्राट अगर जनता के बीच आते थे ना, तो और पूरा जश्न मनाता है, पॉपी बजाता है, ढोल बजाता है, उसके बाद सारी जनता जो है खड़ा होकर तालियां बजाते हैं, वो उसके हाथ में जो है ना जो भी हथियार होती है वो धरती में पीटते हैं, देखे होंगे बाहुबली में, जो कि पूरा का पूरा जो है ना धरती का जो भी कूड़ा करकट था हिलने लगता था। उसके बाद जो है ना सम्राट के आगे जो होती है वो क्या होते हैं उसको, जो मतलब कि छाँव जो लगाता है नाम याद नहीं मुझे, वो गिर गया था बाहुबली, जो उसको बल्लाल देव का ऊपर जो बचा रहा था, याद आया, हाँ वही वही उसी प्रकार का जाता है। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे, उसके हाथी जो ना पूरा मतलब दुल्हन की तरह सजे हुए थे, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। और राजा सामंत हथियारबंद महिलाओं से घिरे हुए थे, ये तीनों के तीनों क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था, और आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, एक दो,
1 2 3 तीनों। देखिए इसमें फिर से हम लोग रिपीट कर लें, पहले क्वेश्चन को कहा जाता है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहा जाता है उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। ये उत्तर पश्चिम ना, ये तो नहीं था। आधुनिक पाकिस्तान जो है और अफगानिस्तान इलाके मौर्य साम्राज्य में, ये था, सही था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए थे, नहीं ये नहीं था। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही जवाब है, केवल 2 सही है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका गलत क्यों है, जो उज्जैन उत्तरी भारत के से दक्षिणी भारत जाने की मार्ग बताता था, है ना, तो ये, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। और अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार है ना। उसके बाद अतः 3 भी गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, चाणक्य था। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। यानी कौटिल्य के 3 नाम, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, हमें ये भी ध्यान रखना है ना। और अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक एक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, ये सही है। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। खरोष्ठी लिपि में नहीं, खरोष्ठी में नहीं था, प्राकृतिक नहीं, ये हाँ खरोष्ठी में नहीं था। हाँ, उसी प्रकार अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 इसमें सही है। और आगे देखते हैं कौन सा कथन सही है। 1 और 3 तो सही था, कहाँ पे 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी में सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे सही है। इसका एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें तो ये जो खरोष्ठी लिपि में नहीं था, मैंने बताया था प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में था, इसलिए वो गलत हुआ। बाकी ये सही के सही है ना। तो उसके बाद कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धर्म के संदर्भ में इसके विचारों पर निम्नलिखित उसके विचार निम्नलिखित हैं, इसके बारे में बताना है। देखिए धर्म के बारे में कहा गया था, अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय से ज़्यादा अच्छा है। ये तो सही जवाब सही है। ये यही सोचा था, इसलिए धम्म महामात्र वो उन्होंने लाया था, जिससे कि वो युद्ध को रोका जा सके। जैसे आपके चैप्टर का नाम ही वही है ना। तो ये युद्धों के बजाय वो प्रेम से वो युद्ध जीतने के लिए अशोक जो है कोशिश किया था। और कहता था वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले में धर्म की अभिवृद्धि भी में योगदान दिया था। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 में जहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। धम्म महामात, कहाँ है धम्म महामात, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में धम्म महामात इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। धम्म महामात इसका सही जवाब हो जाएगा। धर्म के प्रचार के लिए अशोक जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए और उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद न पढ़ नहीं सकते थे। और अशोक के धर्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भी दूत भेजे। इसका ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 3 और केवल 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1 2 3 सभी के सभी ये सही जवाब हो जाएगा, है ना। और कहा जाता है आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है। ये ब्राह्मी लिपि से हुई है ना। देखिए आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो है ना ब्राह्मी लिपि में हुई थी। और बौद्ध हो, जैन हो, वो सब क्या था आपका प्राकृत लिपि में था। हमें ये भी सब ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जाता है अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के लिए नहीं है। और उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बनाई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों पर श्रमों का ध्यान करना। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 2 दोनों, एक ना तो 1 2 दोनों। देखिए क्या कहा जाता है अपने प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के बारे में बताना है। उन्होंने क्या क्या संदेश दिए थे इसके बारे में बताना है। कहा जाता है विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ये सही है। और उसके कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये भी सही है। उसके बाद बड़ों का आदर करना, ये सही है। सभी जीवों पर दया करना, ये भी सही है। और ब्राह्मणों तथा वर्णों का दान करना, ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी में है इसका 1 और 2 दोनों।
इसकी एक्सप्लेनेशन की चर्चा कर लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। अशोक ने बच्चों के जन्म, यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपने प्रजा को दिया, जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मणों व सरमनों का दान, दासों व नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी सम्मिलित हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 8 को भी आज अच्छे से देख लिए, और नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 9 आएगी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 9 चैप्टर को जो है पढ़ लीजिएगा, ताकि यहाँ प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित हुई होगी। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।